न्याय दर्शन। ठीक है, देखो जैसे कि जो इससे पहले दर्शन हमने पढ़ा था वैशेषिक, उसके ऋषि कणाद प्रणेता थे। जो न्याय दर्शन है उसके प्रणेता हैं न्याय गौतम अक्षपाद। गौतम अक्षपाद, ठीक है, गौतम अक्षपाद इनके प्रणेता हैं। और इनकी पुस्तक है अक्षपाद की, इसका नाम है न्याय सूत्र। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? न्याय सूत्र। प्रणेता का मतलब इस दर्शन की नींव रखने वाले जो हैं वो हैं गौतम अक्षपाद। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा पहले एक तथ्य और बता देना चाह रहा हूँ। ये जो न्याय सूत्र है, इसी न्याय सूत्र से एक पुस्तक और लिखी गई है जिसका नाम है न्याय भाष्य। भाष्य, न्याय भाष्य पुस्तक निकली का मतलब इस न्याय सूत्र पर टीका लिखी गई है। टीका टिप्पणी नहीं होती है, टीका, उसी को मतलब थोड़ा सा बढ़ा के उसी को एलैबोरेट किया गया है न्याय सूत्र को। और ये न्याय भाष्य लिखने वाले जो हैं, न्याय सूत्र पर टीका लिखी गई है न्याय भाष्य, और जो न्याय भाष्य लिखा है ये लिखा है वात्स्यायन ने। वात्स्यायन, मैंने पहले फैक्ट डिटेल में बता दी, प्लीज दोबारा बता दो। हाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ, गौतम अक्षपाद हैं इसके प्रणेता न्याय दर्शन के। ठीक है, और ये जो गौतम अक्षपाद हैं इनकी जो पुस्तक है वो है न्याय सूत्र, और न्याय सूत्र पर टीका लिखी है वात्स्यायन ने, और टीका जो लिखा है जिस नाम से वो है न्याय भाष्य। ठीक है, ओके, तो ये रही इसकी कुछ बातें। अब हम बात करते हैं न्याय दर्शन पर कि आखिर क्या है न्याय दर्शन। तो देखें, आप लोग बताएं कि न्याय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है आज? न्याय के लिए सबसे मूलभूत चीज क्या होती है? सबसे पहले हम लोग कैसे न्याय दे सकते हैं? आप लोगों को पता होगा, उसके लिए सबसे पहली जरूरत होती है एविडेंस की। होती है ना, एविडेंस मतलब प्रमाण। क्या चाहिए? सबसे पहले प्रमाण चाहिए। राजा न्याय करने के लिए, आप राजा हो ऑलरेडी, है ना, आप राजा हो, और आप कैसे न्याय करेंगे? सबसे पहले क्या चाहिए आपको? प्रमाण चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे क्या चाहिए? प्रमाण आपको मिल गया, अब क्या होगा? अब होगी उस पर बहस। बहस होती है ना, उसी को कहते हैं तर्क। ठीक है, तर्क। अब तर्क वितर्क हो रहे हैं, फिर तर्क करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? तर्क करने के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी ज्ञान की। बिना ज्ञान के तर्क कर लेंगे क्या? भाई जब तुम्हें जानकारी ही नहीं होगी तो तर्क किस बात पे करोगे? जानकारी जुटानी पड़ेगी, ज्ञान। और जो चौथा और अंतिम चीज होगी फिर क्या होगी? ज्ञान जो आएगा वो आएगा आपके मस्तिष्क में, दिमाग में, चेतना में, मस्तिष्क। तो ये चार चीजें हैं। सबसे पहले एविडेंस यानी प्रमाण, फिर उस प्रमाण पे तर्क वितर्क, और तर्क वितर्क करने के लिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए स्टोर का करोगे ज्ञान को दिमाग में, मस्तिष्क में। तो इसीलिए ये जो न्याय शास्त्र है इसका एक और नाम और बहुत महत्वपूर्ण नाम मिलता है हमें प्रमाण शास्त्र से। ये मूलभूत जरूरत है ना, सबसे पहली जरूरत स्टार्टिंग न्याय के लिए यहीं से न्याय जो स्टार्ट होगा वो इसी जगह से होगा ना, तो इसीलिए इसका एक नाम पड़ता है प्रमाण शास्त्र। और ये नाम है किसका? न्याय दर्शन का, प्रमाण शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और फिर किसकी महत्व आती है? तर्क। तर्क मतलब तर्क और ज्ञान, और इसको हम लोग कहते हैं विद्या। विद्या मतलब हेतु विद्या। हेतु विद्या ये नाम है सिर्फ, है ना। ये दोनों नाम प्रमाण शास्त्र और हेतु विद्या, ये दोनों नाम हमें मिलते हैं न्याय दर्शन के। ठीक है, ये दोनों नाम मुझे और मिलते हैं न्याय दर्शन के, प्रमाण शास्त्र,
शास्त्र और हेतु विद्या, है ना। तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाइए, पूछ दिया हेतु विद्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, या हेतु विद्या का अन्यत्र नाम क्या है, ऑप्शन दे दिया है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, आगे मीमांसा दे दिया, तो आप किस पे टिक लगाएंगे, न्याय दर्शन पे। क्लियर। ये कुछ मैंने अभी फैक्ट बताए आपको। ओके। तो आखिर न्याय कैसा कैसा न्याय, जो आज के जीवन में जो न्याय का मतलब है क्या वैसा न्याय नहीं। जो न्याय है वो न्याय होता है जीवन की समस्याओं का, दर्शन है ना, तो दर्शन तो जीवन से ही जुड़ा होगा, जीवन की समस्याओं से। और दूसरा जीवन की जिज्ञासाओं से। जिज्ञासाएं, हम कौन हैं, कहाँ से आए। तो जीवन की समस्याएं और जिज्ञासाएं, ये जब दोनों चीजें आएंगी तो इन पर क्या होगा, इन पर होगा तर्क वितर्क। तर्क भी होगा, वितर्क भी होगा। वितर्क अभी बताते हैं क्या है, तर्क वितर्क। यानी देखो, जैसे 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 कोई पर्वत है, ये एक पर्वत है, इस पर्वत से धुआं निकल रहा है। क्या निकल रहा है, धुआं। ठीक है, इस पर्वत से निकल रहा है धुआं। तो जो धुआं है, तर्क वितर्क को ही हम लोग साध्य और साधन भी कह सकते हैं, साध्य और साधन। ठीक है, इसी को कार्य और कारण भी कहते हैं, कार्य और कारण संबंध, जो आपने इससे पहले सांख्य दर्शन में पढ़ा था, है ना, वही चीज है, कार्य और कारण। जैसे कि जैसे धुआं निकल रहा है पर्वत से, तो धुआं निकल रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है, आग लगी होगी, लगी होगी ना। जो आग लगी होगी ये क्या है, ये है तर्क, ये है कार्य। और कारण, धुआं निकल रहा है, जिसके कारण से धुआं निकल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जहां धुआं होगा वहां आग होगी, और जहां आग होगी वहां क्या होगा, धुआं होगा। ठीक है, ये इन्हीं का ऑप्शन, इन्हीं का जो है विकल्प दिया हुआ है, इन्हीं का दिया हुआ एग्जाम्पल उदाहरण है ये। और वितर्क का कहने का मतलब इन्होंने बताया हमें, तर्क ये तो मैंने साध्य साधन कार्य और कारण की बात की, अब मैं वितर्क की, तर्क और वितर्क की बात करूं। जो वितर्क है ना, वितर्क, उसका मतलब तुम्हें सिर्फ तर्क ही करना है, और वितर्क का मतलब है, वितर्क कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इसलिए हुआ, यानी ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, अच्छा इन दोनों के होने से चीजें हुई हैं। ठीक है, यानी वाद, प्रतिवाद, और नीचे जो दोनों के संयोजन से आएगा वो है संवाद। वाद, प्रतिवाद और संवाद, कार्य, कारण और उसका एक तरह से निष्कर्ष। क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं न्याय दर्शन के कुछ विशेषताओं पर। वैशेषिक, ये न्याय दर्शन जो है ना कहीं किसके पैरेलल है, वैशेषिक दर्शन के। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं, एकदम मत कर देना, क्योंकि अगर एकदम होता तो फिर अलग न्याय दर्शन की क्या जरूरत पड़ती, है ना। तो इसमें जो पहली विशेषता है, जो पहला इसमें तर्क है, तर्क नहीं, मैं पॉइंट्स की बात करूं, बिंदु, तो इंपॉर्टेंट बिंदु है कि संसार की सृष्टि। मुझे बताओ, वैशेषिक दर्शन में संसार की सृष्टि जो है वो किससे बताई गई थी, तो आप लोग तुरंत बताएंगे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। अगर यही इन्होंने कहा, मतलब न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन में अगर यही कहा गया, तो ये तो वैशेषिक इक्वल होगी, तो इसमें अलग क्या है, फिर तो वैशेषिक होना चाहिए। नहीं, अब यहां पर पांचवा तत्व शामिल किया गया है, जिसे कहा गया आकाश। पंच तत्व की धारणा यहां से आ गई।
किसमें मिला मुझे? न्याय दर्शन में। कौन से ऋषि हैं? तो ऋषि हैं अक्षपाद, गौतम अक्षपाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों चीजों से मिलकर किसका निर्माण हुआ? सृष्टि का। दूसरा, ईश्वर के बारे में ये क्या कहेंगे? जो वैशेषिक कहते थे वही, अनीश्वरवाद, यानी ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, इन्हीं से चीजें बनी हुई हैं सभी। क्लियर? आत्मा के बारे में क्या कहेंगे? तो ये है अनात्मवादी, आत्मा का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं, आत्मा होती ही नहीं। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया कि यदि आप वैशेषिक दर्शन को इससे रिलेट करने की कोशिश की, लगभग लगभग वही, आपको ये लगेगा नहीं कि हम जो है यहाँ से न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं। वैशेषिक ही है कि वस्तु जो है, यदि आप वस्तु का स्वभाव जान लेते हैं, यदि आप वस्तु का स्वभाव जान लेते हैं, एग्जाम्पल याद होगा आपको, क्लियर याद करें, याद करने की कोशिश करें, तो आपको दही वाला एग्जाम्पल याद आएगा, दही दूध। यदि वस्तु के स्वभाव का आपको सही ज्ञान है, सही ज्ञान है, तो आपको क्या नहीं होना पड़ेगा? तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, आपको दुख नहीं होगा, दुख से मुक्ति मिलेगी आपको, अगर वस्तु का सही ज्ञान है तो। ठीक है, चलो ठीक है। न्याय के लिए, जैसे न्याय दर्शन है, तो निरीक्षण कैसे करेंगे? न्याय के लिए कैसे निरीक्षण करेंगे? किसी भी चीज का निरीक्षण करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले प्रमाण चाहिए मुझे, प्रमाण। और निरीक्षण का मतलब मैं कह दूं, प्रमाण जुटाएं कैसे, कैसे प्रमाण जुटाएं? तो कहने का इनका था कि अगर प्रमाण जुटाना है तो मस्तिष्क को शांत रखना पड़ेगा। कैसा रखना पड़ेगा? शांत। यदि मस्तिष्क अशांत हुआ तो निरीक्षण कभी भी सही नहीं होगा, कभी भी सही नहीं, हो ही नहीं सकता, निरीक्षण सही नहीं हो सकता। और निरीक्षण सही करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मस्तिष्क को शांत रखना होगा। समझे? यदि अशांत होगा तो आप तर्क वितर्क जो भी करेंगे, जो भी करेंगे, प्रमाण, सब कुछ गलत हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो हमें यदि निरीक्षण करना है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, तो हमें अपने मस्तिष्क को शांत रखकर चीजों को देखना चाहिए। ठीक है।